नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र में आज चर्चा करेंगे वक्फ पर और वक्फ कानून को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है और उसको लेकर केंद्र और मुस्लिम समाज आमने सामने है। जी हाँ, वक्फ कानून को लेकर केंद्र और मुस्लिम समाज के बीच ऐसा लगता है मानो ठन सी गई है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए हैं। दिल्ली में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस में देश भर के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं बीजेपी भी सक्रिय हुई है। वक्फ से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने के लिए मंडल स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरण अभियान 5 मई तक राजधानी दिल्ली के विभिन्न मंडलों में संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत बीजेपी दिल्ली के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों और मुस्लिम परिवारों के बीच जा रही है और वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रही है कि किस तरह यह कानून उनके हक में है। लोगों से मिलने के दौरान बीजेपी उन्हें यह संदेश दे रही है कि यह कानून अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक साबित होगा। यह विधेयक विरासत और व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून पर इतनी देर के बाद संघर्ष करना रणनीति की कमी नहीं है? क्या मुस्लिमों को पहले अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए था? क्या सरकार को पहले जन जागरूकता अभियान नहीं चलाना चाहिए था? अब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के फैसले तक क्यों नहीं रुका जा रहा है? किन मसलों पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है और सरकार कितनी बात मुस्लिम समाज की मानने को तैयार है? क्या दोनों पक्ष को आमने सामने नहीं बैठना चाहिए? आज हम तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वक्फ कानून पर केंद्र और मुस्लिम समाज क्या आमने सामने है? यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है और केंद्र का जागरूकता अभियान भी शुरू हो चुका है। ऐसे में केंद्र की तरफ से एक मूव और मुस्लिम समाज की तरफ दूसरा मूव, और ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि क्या केंद्र मुस्लिमों की बात मानेगी? क्या केंद्र मुस्लिमों में किसी भी प्रकार का समझौता इस स्टेज पर संभव है? और इन सब के मध्य जब यह पूरा मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है, तो कोई इस कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करना चाहता? और यदि आप अभियान चलाना था या फिर फॉर दैट रीजन जागरण ही करना था, जागरूकता अभियान चला करके और मुस्लिम पक्ष को भी सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस के तहत आगे बढ़ के, तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? अब करने से क्या फायदा है? वक्फ कानून पर मुस्लिम समाज के भीतर भी क्या दो राय है, इस बात को भी जानने और समझने की कोशिश है। और केंद्र और मुस्लिम समाज क्या इस टकराव के लिए तैयार है? वक्फ कानून पर सरकार और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। अब आज दिल्ली में भी महाजुटान हुआ है। सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस के नाम पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम समाज के तमाम प्रतिनिधि जुट गए और वहां पर उन्होंने वक्फ कानून को लेकर अपने विरोध के बिगुल को भी खूब आवाज दिया, उसे बजाया है। कोर्ट के फैसले का इंतजार कोई क्यों नहीं करना चाहता, यह अपने आप में भी बड़ा सवाल है। और इसके बाद क्या केंद्र और मुस्लिम समाज के बीच जो ये खटास सी पनप गई है, इसमें समझौता होगा? और यह भी समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से यह बताने और समझाने की कोशिश कर रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम और महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। ऐसे में जो 70% अवैध कब्जे की बात की जाती है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर, उस पर कुछ चुनिंदा लोगों का हक है और इससे मुस्लिम समाज का भला नहीं हो रहा है, ऐसा बीजेपी का मैसेज है। लेकिन क्या इस मैसेज को मुस्लिम समाज समझेगा या भारतीय जनता पार्टी इसे समझाने में कामयाब होगी, या इस पूरे कन्फ्यूजन पर और संशय के बादल जो लटके हुए हैं वह साफ हो पाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और केंद्र और मुस्लिम समाज के बीच यह जो तनातनी का माहौल है, क्या यह कोई और चरम सीमा तक पहुंच सकता है? क्योंकि दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक तो यह पहुंच ही आया है पूरा प्रदर्शन का मामला।
इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद, और हमारे साथ हिमाल अख्तर साहब भी जुड़ेंगे। आप अधिवक्ता हैं वक्फ बोर्ड के। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कैप्टन साहब आप ही के साथ करते हैं। ये जो तमाम रिएक्टिव मेजर्स अब अपनाए जा रहे हैं, वो क्या पहले नहीं कर लिए जाने चाहिए थे? मुस्लिम समाज के बारे में भी लोग बोलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं जागरूक हुए? आपको प्रदर्शन करना था, आपको पता था यह कानून अब बनने वाला है, तो आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आपके बारे में भी कहा जा रहा है कि आपको पता था जब इतनी विसंगतियां या कन्फ्यूजन अराइज हो सकती हैं, तो आपने इन्हें पहले एड्रेस करके कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की, और अब जब मामला कोर्ट में है तब आप भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस मामले में तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कैप्टन साहब, ओपनिंग कमेंट आप इससे। देखिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। हाँ। उसके अध्यक्ष थे माननीय सांसद जगदम्बा पाल जी। बिल्कुल। और 6 महीने उस समिति ने काम किया है और जगह जगह काम किया है। ये नहीं कोई ऑफिस में बैठ के उन्होंने काम किया हो। सभी वर्ग से, सभी क्षेत्र से, सभी संगठनों से चर्चा की है। उसके बाद उसको जो उन्होंने ये पूरी अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि सरकार ने इसको कोई जल्दबाजी में लाए या नासमझी में लाए। सारे पहलू देखे, सबकी बात सुनी, उसके बाद लाए। माफ कीजिएगा कैप्टन साहब, आपको टोक रहे हैं, लेकिन वही जेपीसी में एक धड़ा यह वही था जो कह रहा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। भले ही आपने बहुमत से जेपीसी में उसे पास कर दिया गया, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने डिसेंट नोट हमें लगाना पड़ा, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, अपने मन से चेंज किए जा रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स हम चाहते हैं वो नहीं हुआ। उस कन्फ्यूजन के बाद अब सीरीज में कन्फ्यूजन है, हालांकि कानून बन चुका है। प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए, ये तो लोगों की कहने कुछ आदतें होती है कि उन्हें तो कुछ ना कुछ कहना है। अच्छा, नहीं तो आप उस टाइम विरोध कर देते। आपने तो उस टाइम विरोध तो किया नहीं है। ये तो खाली कहने वाली बात है कि हमारे मन की बात नहीं हुई। मन की बात नहीं हुई तो उस टाइम आपको कहना चाहिए था। आपको कानून सबसे बड़ी बात है, दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत एक आम मुसलमान को नहीं हो रही है। दिक्कत उनको हो रही है जो वक्त के नाम पे कई करोड़ों की जमीन घेर के बैठे हैं, उस पे अपना एक साम्राज्य बना के बैठे हैं। और काफी लोगों ने तो वक्त के नाम पे वो जमीन बेच दी है, उस पर कॉलोनियां काट दी है। आज उनको दिक्कत हो रही है। आम मुसलमान से बात करो, वो कहता है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो हित की बात है, हमारे तो फायदे का काम है। मगर जो वक्फ बोर्ड के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो जमीनों की लूट कर रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, दिक्कत तो उनको खड़ी है। और दूसरी तरफ वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। अच्छा। वो भी इनके समर्थन में खड़ी है। आप देखिए ना, ममता बनर्जी विरोध में, समाजवादी विरोध में, कांग्रेस विरोध में। तो ये सारी पार्टियां कौन है जो मुसलमान का वोट चाहती है? तो वो ही इनके साथ खड़ी है। और अगर ये पार्टियां इनकी हितैषी है, इनका भला चाहती है, तो आज दिन तक इस समाज के लिए इन्होंने क्यों कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं तो यह बता दीजिए कैप्टन साहब, जो इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं, ये क्या आम लोग नहीं है? यह भी कुछ खास लोग हैं जो जुट रहे हैं या जुटाए जा रहे हैं? आप इस ओर बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो है ना, कुछ तो लोग उसमें लाए जा रहे हैं। अगर आप पत्रकार हैं, आप भी उनसे जाके पूछेंगे ना, हाँ, तो वो यही नहीं बता पाएंगे कि वक्फ बोर्ड में है कमियां क्या है और अच्छाइयां क्या है। ओके। तो उनको तो एक दिमाग में बिठा के लाया जाता है कि आपकी जमीनें चली जाएंगी, आपका घर चला जाएगा, तो बस वो आ जाते हैं। जब उनको हकीकत पता चलती है वो दूर खड़े हो जाते। आज जैसे पसमंदा समाज है, बहुत खुश है। इसी तरह से और तमाम है मुसलमानों में, वो बहुत खुश है इस बिल से आने के बाद। मैं आपका आशय समझ गया। तमजीद अहमद साहब, रुख आपका भी करते हैं सर। देखिए, यह भी जो बात जिस ओर इशारा कैप्टन साहब कह रहे हैं, लोग यह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी दो मत है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कुछ तथाकथित लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। आम जो गरीब मुसलमान हैं उन्हें इससे फायदा होगा। आपकी जो आपत्ति है, आपको क्या लगता है कि उन आपत्तियों को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया, या अब इस कानून के आड़ में आपके साथ अन्याय हो रहा है? आपका ओपनिंग कमेंट सर। कुणाल जी, देखिए, सबसे पहले तो ये बिल संविधान विरोधी है। ओके। फिर जिस तरीके से इस बिल का मिसयूज होने की संभावना है वो साफ नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई छोड़ के ये जो बात आपको समझा रहे हैं, ये बात इनको कोर्ट को समझानी है। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो 3 पॉइंट पे जब आपत्ति की तो उनको समझाना चाहिए था। हाँ। ना कि सोलिसिटर जनरल ने उसके लिए टाइम मांग लिया 7 दिन के लिए। तो वो चीज तो हमसे ज्यादा पहले कोर्ट को समझाए। पहले तो ये तय होगा ना कि संविधान सम्मत है या संविधान विरोधी है। तो ये चीज तो इनको कोर्ट को समझानी चाहिए, वो ये नहीं कर पा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो चीजें, और ना कि समझाना तो छोड़ दीजिए, अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरीके से इनके सांसद बयान दे रहे हैं, जिस तरीके के इनके किरण रिजिजू ने सुनवाई से पहले जिस तरीके से ये एक तरह से धमकी भरे अंदाज में कहा था कि कोर्ट को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, तो अब ये तय करेगी कि कोर्ट को किस मामले में पढ़ना चाहिए। फिर कोर्ट को समझा नहीं पा रहे, समाज को समझाने जा रहे हैं। तो नड्डा साहब तो कह रहे हैं पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। नहीं, इनके कहने से क्या हो रहा है? तो कोई कार्रवाई की क्या निशिकांत दुबे पे अभी तक, या नोटिस दिया क्या? कोई नोटिस तो नहीं दिया ना। तो आप इसको कैसे आप अलग करके मान सकते हैं कि भाई एक सांसद, चुना हुआ सांसद जिन्होंने शपथ ली है संविधान की, ही कैन से एनीथिंग टू सीजीआई ऑफ इंडिया। ये तो इन्होंने एक नया स्थापित कर दिया बेंचमार्क की। ये भी हो सकता है कि अगर कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे सवाल पूछा गया, आप उसको जवाब दीजिए कि संविधान सम्मत है या नहीं सम्मत है। आप बताना पड़ेगा, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर रहे हैं। आपके इतने कहने भर से बात नहीं बन जा रही है कि हमने अलग कर लिया अपने आप को। ये तो आज से नहीं, माफी वीर तो अब बहुत पहले से है कि जब फंसते हैं तो तुरंत माफी मांगते हैं, तुरंत कहते हैं हमसे मतलब नहीं। वो तो खैर कोर्ट में नहीं, ठीक है, वो तो मामला विचाराधीन है अहमद साहब। लेकिन आपसे भी मैं, आप जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, एक इस सवाल को भी आप जवाब के रूप में बात कर लीजिएगा। आपसे भी लोग कह रहे हैं कि जब आपको पता था कि बिल आया, बिल के बाद स्वाभाविक सी बात है सदन में पेश हुआ और अब कानून बन गया, आप कानून बनने के बाद जो रिएक्टिव मेजर अपना रहे हैं, आप ये पहले क्यों नहीं किए जब आपको लग रहा था कि दिक्कत आ सकती है? तो इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ कुणाल जी, संसद में पूरा विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और संसद के अंदर जो मुद्दे थे उन मुद्दों का विरोध किया कि पहली बार तो जो आप इस बिल के अंदर इमेंस पावर डीएम को दे रहे हैं, फाइनल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बना रहे हैं, तो इसका तो दुरुपयोग होना ही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस सरकार का भी होगा, हमारी हो किसी की भी सरकार का होगा, तो उसको सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो सरकार के नुमाइंदे की तरह काम करता है। तो इमेंस पावर आपने डीएम को दे दिया कि वो फाइनल अथॉरिटी होगा विदाउट एनी सब्सटेंशियल टाइमलाइन। कोई टाइमलाइन भी नहीं है, जब चाहेंगे, जब तक चाहेंगे वो डिसाइड करेंगे, कोई उस पर होगा। दूसरा ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से इस बिल के अंदर माइनॉरिटीज के अलावा भी गैर माइनॉरिटीज को भी लाने का जो ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, तो ये बताना चाहिए कि भाई किस अब बात क्या करना है? अब तो कानून बन गया, वो आएंगे ही। नहीं, बन कैसे? बन तो इन्होंने किसान कानून भी बना दिया था। किसान के खिलाफ भी बिल लाया था ना, काला कानून, आपको याद होगा उस समय। तो ये 3 काले कानून, कृषि कानून। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस समय तो उनके ऊपर पास 350 सांसद थे ना, तब भी तो ले आए थे बिल काला कानून। आखिर में क्या बोले कि हम देश से माफी मांग रहे हैं और हम इस बिल को समझा नहीं पाए। तो ये समझा नहीं पाएंगे इस बिल को, ये सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, संविधान विरोधी बिल है। आप बात समझिए, ये किसी समुदाय के, और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप इसका दायरा समझिए कि आपने देखा होगा कि जैन मंदिर किस तरीके से ढहा दिया गया मुंबई के अंदर भाजपा की सरकार ने, किस तरीके से एक चर्च को इन्होंने नोटिस दे दिया। तो कुल मिला के ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये सिर्फ मुसलमान विरोधी बिल है। ऐसा नहीं है, इसका दायरा बहुत लंबा है। जैन समुदाय भी अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका मंदिर भी इन्होंने 90 साल पुराना मंदिर ढहा दिया मुंबई के अंदर। मतलब आपने, अहमद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबकी बारी आएगी? बिल्कुल, ये बात समझ लीजिए। ये जो बिल लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ ये है कि मालाफाइड इंटेंशन के साथ है। जिस मंदिर, जिस मस्जिद, जिस गुरुद्वारा, जिस कब्रिस्तान पे इनके और इनके जो उद्योगपति मित्र है उस पर नजर पड़ेगी, तो ये मान के चलिए कि जिस तरीके से जैन मंदिर को इन्होंने ढा दिया, जिस तरीके से बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने बनारस के अंदर तोड़ा, जिस तरीके से ये कब्रिस्तान और मस्जिद के मामले में जिस तरीके से ये बिल लेके आए हैं, तो ये बिल सिर्फ एक समुदाय और एक उसके खिलाफ नहीं है। ये बिल संविधान के खिलाफ है और इसका दायरा ये बढ़ाते जाएंगे। अभी जैन पे गए हैं, क्रिश्चियन पे गए, धीरे धीरे दायरा ये बढ़ाते जाएंगे। ठीक है अहमद साहब। अब देखिए कैप्टन साहब, जिस कृषि कानून, जिसको विपक्ष काला कानून, बहुत डिबेट हुआ उस पर, कोई उसे कुछ भी बोलता था, वो अभी आपने मेजोरिटी से पास किया था, लेकिन सर आपको उसे वापस लेना पड़ा। क्या उस तरह की कोई गुंजाइश या संभावना इस वक्फ कानून को लेकर के भी बन सकती है या बनेगी क्या? और दूसरा सवाल यह कि जो जितनी विसंगतियां हैं, जिस और मुस्लिम समाज बात कर रहा है कि भाई आपने जिलाधिकारी को एक तरह से मालिक बना दिया, जिलाधिकारी सरकार के अधीन है तो कहीं सरकार मालिक हो गई,
यदि विसंगतियों को यूज करना था तो फिर लिमिटेशन एक्ट क्यों लगाया गया, वक्फ बाय यूजर का क्या? तो ये सारी चीजें जो मन में कौतूहल बना रही हैं मुस्लिम समाज के, वो कैसे दूर होगी सर? देखिए कुणाल, सबसे बड़ी बात यह है जी सर, इन्होंने जो जो कहा उसमें सत्यता बहुत कम थी। जैसे इन्होंने कहा कि जैन मंदिर गिरा दिया, अब इन्हें यही पता नहीं कि जैन मंदिर किसने गिराया है। ये बीएमसी ने गिराया है, और बीएमसी इनकी कांग्रेस की समर्थक पार्टी की है, उद्धव ठाकरे की। बीएमसी में अगर आज महाराष्ट्र में कोई है, बंबई में कोई है, तो उद्धव ठाकरे की सत्ता है उसमें, तो वो गिराने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ भी इन्होंने झूठ बोल दिया। इसी तरह से इन्होंने कहा कि कलेक्टर को, डीएम को सारी पावर दे दी। हमारा उसमें क्लियर है, ये पढ़ते लिखते नहीं है कुछ, खाली बस झूठ बोलना जानते हैं। उसमें कहा है कि डीएम से ऊपर का स्तर होगा। यहाँ जो आप समझा रहे हैं, मांग रहे हो। एक मिनट अहमद साहब आ रहे हैं आपके पास। बात साफ होनी चाहिए। इनको गुमराह नहीं करने देंगे। ठीक है, मैं आपकी बात को एड ऑन कर देता हूँ। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि आप जो बातें समझा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी समझाइएगा। बस सर, यही कंटिन्यू। आप इतनी देर से झूठ बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। जब हम बोल रहे हैं, आपकी बारी आए तो फिर झूठ बोल लेना। प्लीज सर कंटिन्यू। अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि जब समझा नहीं पाए, हमने तो पूरा समझाया है कि, और इन्होंने फिर कहा कि 3 कृषि बिल, जनाब कृषि बिल पे माफी नहीं मांगी थी हमने क्लियर, हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने आके सीधा मंच के माध्यम से कहा था कि ये 3 कृषि बिल हम किसानों के हित के लिए लाए थे, और अब देश हित में इनको वापस ले रहा हूं। कि जिस तरह से उस आंदोलन में माओवादी, खालिस्तानी, देश विरोधी जो उसमें बैठ गएगा आके, और उनका एक ही मकसद था कि किसी तरह से किसान के नाम से राजनीति करके और यहाँ अफरा तफरी फैलाई जाए। तो हम नहीं चाहते थे कि देश में अफरा तफरी फैले, इसलिए वो बिल वापस लाए थे, ना कि माफी मांगी थी। तो ये झूठ बोलने के बड़े बाहर है। अब ये कह रहे हैं कि वापस तो ये कभी नहीं होगा। ये किसान बिल नहीं है, ये एक दूसरा नया कानून, अलग कानून है, जिसके नाम से आपने जमीनें हड़पी है। 15 साल में आपकी जमीन डबल हो गई, कहां से आई? अगर 15 साल में किसी ने वक्त किया है, वक्त का मतलब आपको दान किया है, तो वो 15 साल में जो दान किए तो उनके पेपर तो होना चाहिए। नहीं, ठीक बात है कैप्टन साहब, वो सब तो चर्चा हो कर कहीं बुद्धिजीवियों के उसके बाद ही कानून बना है ना। अब तमजीद अहमद साहब साफ तौर पर कैप्टन साहब कर रहे हैं, जो कृषि कानून के साथ हो गया, अब इस भ्रम में मत रहिए कि वो वक्फ कानून के साथ भी होगा। और ऐसे में आप क्या कह रहे थे वो भी कंटिन्यू करिए। कैप्टन साहब ने, मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब इन्होंने बताया कि काला कानून इस वजह से वापस ले लिया था कि खालिस्तानी एक्टिव हो गए थे, बहुत सारे सीमा पार के लोग एक्टिव हो गए थे। तो सरकार इतनी कमजोर है, और ये इन्होंने टीवी पे इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमारी सरकार इतनी कमजोर है कि विदेशी ताकतों के आगे इन्होंने झुक गए। अगर ये कहना चाह रहे हैं कि इस वजह से इन्होंने किसान बिल वापस लिया, तो कैप्टन साहब की तो प्रशंसा करनी चाहिए कि टीवी पे आके इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी सरकार इतनी कमजोर है। तो ये बेहद गंभीर विषय इन्होंने उठा दिया कि सरकार ने अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया, और खालिस्तानी और जितने भी बाहरी ताकतें हैं उनपे ये झुक गए। ये तो बड़ा जल्दी से बता दीजिए अहमद साहब, वक्त के अभाव है, आगे क्या कीजिएगा, रणनीति क्या है आपकी? कुल मिला के रणनीति बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी इस संविधान विरोधी बिल के बिल्कुल खिलाफ है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो, चाहे वो डीएम को इमेंस पावर देने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, वहां से ये भाग गए हैं। और जो भागे हैं उसका जवाब ये जहां जनता में और डिबेट में तो आके दे रहे हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, संविधान के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट है। संविधान की हत्या हम इनको नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके गंभीर टिप्पणी निशिकांत दुबे ने की है, उसकी माफी के अलावा कोई उसका रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद सामने आकर इनके अध्यक्ष को माफी भी मांगनी चाहिए, सिर्फ अपने बयान से किनारा नहीं करना चाहिए। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो केंद्र और मुस्लिम समाज जिस तरह से इस पूरे वक्फ कानून को लेकर आमने सामने, और अब यह पूरा मामला एपेक्स कोर्ट में विचाराधीन है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे अब इस पूरे मसले पर क्या रुख होता है। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।